हेलो फ्रेंड्स, आई एम शाश्वत एंड यू आर वाचिंग ई स्टडी। क्या करेंगे आज? हम शुरू करने वाले हैं अपनी साइंस की सीरीज। ठीक है, तो साइंस की सीरीज शुरू करेंगे। उसमें पहले करेंगे साइंस का पहला चैप्टर, है ना। 7th क्लास के लिए सबसे पहला चैप्टर करेंगे, और वो भी किस में? देख के पता चल रहा होगा, है ना, हिंदी में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सारे आपको देखने को मिलेंगे इसी वीडियो में। पूरी वीडियो में आपको एक एक चीजें जो भी हैं चैप्टर में गिवन वो सारी समझाई जाएंगी। क्लियर है? चलो शुरू करते हैं। देखो, तो सबसे पहले जो नाम है चैप्टर का वो है पादपों में पोषण। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि पादपों से और पोषण से संबंधित ये पूरा अध्याय है ना। पूरा जो चैप्टर है वो रिलेटेड है प्लांट से एंड न्यूट्रिशन से। ठीक है, देखो, तो अगर चैप्टर का जो पूरा रिलेशन है, पूरा संबंध है वो पादपों और पोषण से है, तो हमें पहले पता होना चाहिए पादप क्या होते हैं और पोषण क्या होते हैं ना। तो सबसे पहली चीज तो क्या पता होनी चाहिए कि पादप क्या होते हैं और पोषण क्या। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पादपों की, है ना, कि पादप क्या होते हैं। तो पादप होते हैं हमारे कोई भी, जो भी आप पेड़ पौधे देखते हो, चाहे पेड़ पौधे हैं, झाड़ियां हैं, है ना, कोई चाहे बड़ा पेड़ हो, छोटा पेड़ हो, या एक छोटी सी घास भी है, उसको भी हम बोलेंगे पादप। ठीक है, तो पादप को सिंपल सा समझे तो क्या हो गया? कोई भी पेड़ पौधे, ठीक है, चाहे वो बहुत बड़े हो, है ना, या फिर बहुत छोटे से हो, ठीक है, तो उनको बोलेंगे हम पादप। समझ आ गया? अच्छा, अब पादप तो समझ आ गया। पोषण क्या होता है? पोषण का मतलब होता है, पता है? बता सकते हो? सोच के देखो, क्या पता कुछ आ रहा हो, है ना, याद आ रहा हो, कुछ पहले कभी पढ़ा हो, सुना हो, या वैसे ही समझ आता हो कि पोषण का मतलब क्या होता है। हम लोगों को पोषण चाहिए होता है ना, ठीक है, सुना होगा कई बार टीवी चैनल्स वगैरह में, है ना, न्यूज पे, कि कुपोषित हो गए कोई, है ना, या लोगों को कुपोषण हो रहा है, कुपोषण की समस्या है, पोषण, ऐसे बार बार शब्द सुना होगा, है ना, पर अभी तक ध्यान नहीं दिया होगा कि होता क्या है। देखो, पोषण क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कुछ पदार्थों को ग्रहण करते हैं। तो जो बुक में डेफिनेशन दी हुई है उसमें क्या दिया हुआ है कि जो भी सजीव होते हैं वो कुछ पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और उनका उपयोग करते हैं। ठीक है, कुछ पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और उनका उपयोग करते हैं, तो इस विधि को कहते हैं पोषण। पर सिंपल समझना हो तो क्या, हम लोग, सभी लोग, चाहे पौधे हों या हम लोग हों, ठीक है, मनुष्य हो या फिर कोई दूसरे जीव जंतु हो, सभी को कुछ ना कुछ खाद्य पदार्थ चाहिए होते हैं जिनसे वो अपनी ऊर्जा की पूर्ति करते हैं। ठीक है, उनको वहां से एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब ये हमें पोषण चाहिए क्यों? चलो, पोषण चाहिए तो पादपों को पोषण चाहिए, है ना, पर ये पोषण चाहिए क्यों? पोषण चाहिए हमें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए, कामों के लिए। नहीं समझ आया, है ना? क्या काम, क्या जरूरतें, ऐसी क्या जरूरतें पूरी कर देगा पोषण? देखो, सोचो कि आपको एक दिन खाना नहीं दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा? आपको बहुत ऐसे कमजोर फील होगा, है ना, आपको महसूस होगा कि बहुत ज्यादा कमजोरी। साथ में क्या होगा? आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। कोई कहेगा चलो खेलने चलते हैं, तो आपको रहेगा नहीं यार, आज नहीं खेलेंगे। ठीक है, क्यों नहीं खेल रहे? क्योंकि एनर्जी ही नहीं है ना, आपके पास ऊर्जा ही नहीं है। काम करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए, तो वो ऊर्जा अगर नहीं होगी तो आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे, ना ही आप पढ़ पाओगे, ना खेल पाओगे। ठीक है, यहाँ तक कि आपको नींद भी नहीं आएगी ढंग से। ठीक है, बस ये रहेगा कि हाँ, बस लेटे रहें एक जगह पे, बस, और कुछ करने का मन नहीं करेगा। तो पोषण किस लिए जरूरी है? पोषण जरूरी है हमें ऊर्जा प्रदान करने के लिए। ठीक है, अब ये पोषण होता क्या है, कहाँ से आता है? तो ये जो पोषण होता है ये आता है पोषक पदार्थों से। पोषण मतलब विधि, और पोषक पदार्थ क्या है, जहां से हमें वो पोषण मिलेगा। अब ये पोषक पदार्थ क्या होते हैं? हमें कुछ पदार्थों की आवश्यकता होती है। हमारा जो शरीर है या जो पौधे हैं, ठीक है, उनको कुछ चीजों की आवश्यकता होती है जिनको कहते हैं पोषक। जैसे अगर हम मनुष्यों की बात करें
या जीव जंतुओं की बात करें तो उनको चाहिए होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ठीक है, कुछ मिनरल और विटामिन, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये होते हैं पोषक तत्व, ठीक है। तो हमें रोटी सब्जी दाल चावल इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती है ना, पर हमें जरूरत इन सब चीजों की क्यों होती है, क्योंकि इनसे ही हमें ये पोषक तत्व मिलते हैं। इसी तरीके से पौधों को भी, पादपों को भी कुछ पोषक तत्वों की जरूरत होती है जो वो अलग अलग विधियों से लेते हैं। उन्हीं सारी विधियों को हम देखेंगे इस अध्याय के अंदर, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो ये मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है ना, जिससे कि चीजों का पता। सबसे पहले हम देखते हैं पोषक। तो पोषक क्या होते हैं? पोषक वे पदार्थ जिनसे पादपों को ऊर्जा मिलती है ना, और जिनके द्वारा वो अपनी क्रियाओं को संपादित कर पाते हैं, पूरा कर पाते हैं, ठीक है, कंप्लीट कर पाते हैं। तो वो हो गए पोषक। इसमें क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा हो गया प्रोटीन, और क्या होंगे? मिनरल्स, ठीक है, वसा। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सारे क्या हैं? पोषक तत्व, ठीक है। उसके बाद अब अलग अलग विधियां होती हैं पादपों में पोषक तत्वों को लेने की, पोषण को लेने की, ठीक है। क्या क्या है अलग अलग विधियां? देखो, जो पादपों में पोषण की विधि है उसमें दो प्रकार से हम उसको विभाजित कर सकते हैं। एक को हम कह सकते हैं स्वपोषी पोषण, और दूसरे को कह सकते हैं विषम पोषी पोषण। तो देखो, अब स्वपोषी पोषण क्या होता है? स्वपोषी पोषण के अंतर्गत कोई भी पादप या जंतु अपना भोजन स्वयं बनाता है। क्या करता है? अपना भोजन स्वयं बनाता है। अब आप बोलोगे कि हम जो ह्यूमंस हैं ना, हम जो इंसान हैं, वो भी तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ना। तो पादपों को क्यों स्वपोषी बोल रहे हैं, हमें क्यों स्वपोषी नहीं बोल रहे? तो खाना बनाना यहाँ पे ये नहीं, भोजन बनाना ये नहीं है कि आप किचन में गए हैं ना, आपने कुछ ऐसे डिशेस प्रिपेयर कर ली, वो नहीं। उसके लिए भी तो आप चीजें कहीं से लेके आ रहे हो, या तो वो जंतुओं से आई होंगी या पादपों से आई होंगी। जैसे आप दूध लेके आए तो दूध कहाँ से आया? जंतु से, है ना। आप सब्जियां लेके आए, वो कहाँ से आई? पादपों से। तो ये सारी चीजें क्योंकि आप कहीं ना कहीं से लेके आ रहे हो, तो इनको आपने उत्पादित नहीं किया, बनाया नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं विषम पोषी पोषण, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये स्वपोषी पोषण नहीं है। पर पादपों में ऐसा होता है, पादपों में प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की, ठीक है। पादप प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसलिए वह स्वपोषी पोषण कर पाते हैं। तो समझ आया स्वपोषी कौन होते हैं? स्वपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लें, ठीक है। तो जो अपना भोजन स्वयं बना ले वो स्वपोषी। जो अपना भोजन स्वयं ना बना पाए वो होते हैं विषम पोषी, ठीक है। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते वो होते हैं विषम पोषी। और इसमें ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी नहीं होती। स्वपोषी में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, विषम पोषी में नहीं होगी। चलो ठीक है। तो अब सबसे पहले देखते हैं स्वपोषी पोषण। देखो, स्वपोषी पोषण किसमें होता है? उन पौधों में होगा, उन पादपों में होगा जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है क्या? क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? ये प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? क्या बना रहे हैं वो भोजन में? पौधे क्या करते हैं? आपने सुना होगा, जिस तरीके से हमें सांस लेने के लिए, श्वसन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसी प्रकार से पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, ठीक है, सुना हुआ है। तो देखो क्या करते हैं ये जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, क्या होता है इसमें? तो इसमें लेंगे सबसे पहले क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2, और इसको मिलाएंगे जल के साथ। और क्या चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए? जल। फिर हमें चाहिए क्लोरोफिल,
और साथ में प्रकाश। ठीक है, तो क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और प्रकाश। तो इनसे मिलके क्या बनेगा? इनसे मिलके बनेगा, क्या बनेगा? एक तो बनेगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा बनेगा क्या? ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है C6H12O6 जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में है, और ऑक्सीजन होगा O2। ठीक है, तो क्या होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो पादप होते हैं, पौधे होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं वातावरण से, जल ग्रहण करते हैं, और क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश किसका? ये सूर्य का प्रकाश, तो इसकी उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं, इनका निर्माण करते हैं। यही जो पूरी प्रक्रिया है ये कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। तो क्या हुई प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। किसकी उपस्थिति में? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ग्रहण कर क्लोरोफिल अथवा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन बनाते हैं, है ना? इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। सिंपल सा, ठीक है, समझ आ गया? तो यही वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो स्वपोषी पोषण होता है उसके तहत पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते। ठीक है, तो समझ आ गया है ना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। अब देखो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आपने दो चीजें देखी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये पूरा लिखना है यहाँ, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये पूरा लिखना है, कभी इतना ही लिख दो। देखो तो आपने दो चीजें देखी कि जरूरत है कार्बन की और जल की। देखो अब इसकी आपूर्ति के लिए, इस जल की और कार्बन की आपूर्ति के लिए एक विशेष संरचना होती है पौधों में, या कह लो पौधों की पत्तियों में। अगर ये पौधे की पत्ती है, ठीक है, तो यहाँ पे ये संरचनाएं होती है। क्या होती हैं ये संरचनाएं? ये संरचनाएं होती हैं छोटे छोटे छिद्र। ठीक है, जैसे ये रोम छिद्र है, इसी की तरीके से छोटे छोटे से छेद होते हैं, इनको कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं? रंध्र। ठीक है, कुछ इस तरीके के दिखते हैं ये। तो इस तरीके का ये एक होल हो गया, है ना, जिसमें से क्या होता है, जब भी पौधे के अंदर जल की कमी है, उसको जल की आवश्यकता है, तो ये छिद्र जो होते हैं, रंध्र जो होते हैं, वो इस तरीके से खुल जाते हैं, और जो जल है, अब मान लो यहाँ जल है, तो ये जल अंदर की तरफ गमन करता है, चला जाता है। ठीक है, अगर सोचो किसी स्थिति में ऐसा हुआ कि पौधों के अंदर बहुत अधिक जल हो गया और पौधे को उतने की आवश्यकता थी नहीं, तो ये क्या करेगा, रंध्र दोबारा से खुलेगा और पौधे से जो ये जल है ये बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों काम करते हैं, एक तो जल को अंदर जाने और बाहर आने में मदद करते हैं, दूसरा ये गैसों के एक्सचेंज में भी मदद करते हैं। मतलब क्या कि जो भी सारी गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो या ऑक्सीजन हो, है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो ये क्या करेंगे, उसकी जरूरत है पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो उसको अंदर जाने देंगे, और जब ऑक्सीजन का निर्माण हो जाएगा तो वो आ जाएगी बाहर। ठीक है, समझ आ गया? तो रंध्र क्या होते हैं, छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, कहाँ पे, पत्तियों की सतह पे। ठीक है, जैसे देखो ये अगर एक हम पत्ती बना लें तो इसकी जो सतह होगी यहाँ पे इस तरीके से ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, जिनको कहते हैं रंध्र, और ये जो इनका द्वार होता है इसको कहा जाता है रंध्री द्वार। यहाँ पे रंध्री कोशिकाएं। ठीक है, समझ आ गया? तो ये होता है स्वपोषी पोषण के अंतर्गत। क्या होता है कि पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, कौन सी प्रक्रिया से? प्रकाश संश्लेषण से।
ठीक है, तो इतना समझ आ गया है ना। देखो अब इसके बाद चलते हैं विषम पोषी पोषण पे। तो स्वपोषी पोषण में क्या था, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। देखो स्वपोषी पोषण के अंदर था कि पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, इसलिए उनको कहते हैं स्वपोषी जीव। ठीक है, और उनकी जो ये विधि होती है पूरी पोषण की, इसको कहते हैं स्वपोषी पोषण। अब स्वपोषी पोषण वो करते कैसे हैं, एक इनमें विशेष प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत पौधे एनवायरनमेंट में से, वातावरण में से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश को ग्रहण करते हैं तथा इनसे क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बना लेते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसी प्रक्रिया की वजह से पौधे अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं विषम पोषी पोषण। अब जो दूसरी विधि है वो हो गई विषम पोषी पोषण। इसका मतलब क्या, विषम पोषी पोषण का मतलब जो हमने शुरू में ही देखा था कि पौधे अपना भोजन, कुछ पौधे ऐसे होंगे जो स्वयं नहीं बना पाएंगे, है ना। जंतु तो अधिकतर नहीं बना पाते, जो जीव होते हैं वो नहीं बना पाते, पर जो पौधे हैं, पादप हैं, उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो अपना ये काम नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो उनमें कौन कौन सी विधियां होती हैं, उनमें विधियां होती हैं, जो एक विधि है सबसे पहली वो है परजीविता। ठीक है, तो परजीविता के अंतर्गत क्या होता है, क्या होता है परजीविता, सी में आप ता और लगा दो तो ये हो जाएगा परजीविता। ठीक है, तो ये कौन से पौधे होते हैं, है ना, या ये क्या विधि है। इस विधि के अंतर्गत एक पौधा दूसरे पौधे के ऊपर, परजीविता में क्या होता है, परजीविता में एक पौधा क्या करेगा कि वो अपनी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना पोषण करेगा, है ना, मतलब वो अपने भोजन को संश्लेषित करेगा, पर वहीं पे दूसरा पौधा आकर उससे उसी का भोजन छीन लेगा, है ना, उसी के ऊपर आश्रित हो जाएगा आके कि एक ने बनाया और उसको वो खुद तो खा ही रहा है पर उसको दूसरे को भी देना पड़ रहा है। और ये कैसे देना पड़ रहा है, जबरदस्ती, है ना, खुद से वो नहीं देना चाह रहा है पर उसको देना पड़ रहा है। तो ऐसे परजीवियों के क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्या उदाहरण है, तो इसमें जो है वो होती है अमर बेल। ठीक है, पीले कलर की बेल होती है, आपकी बुक में फिगर दिया हुआ है ना, तो वहां पे वो देख सकते हो आप, इंग्लिश में कहते हैं कसकटा। ठीक है, तो जो कसकटा होती है या अमर बेल होती है, ये क्या करती है, पौधों के ऊपर चली जाती है, उसके ऊपर पूरा उसको घेर लेती है। ठीक है, और फिर उससे ही पोषण ग्रहण करना। इस प्रक्रिया में जो पौधा है जिसके ऊपर वो आश्रित है, उसकी लिए समस्या उत्पन्न होने लगती, क्योंकि उसका जो भोजन था अब उससे उसको छीना जा रहा है ना, और जो बेल होगी वो धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाती जाती है, फैलाती जाती है, और उतना ही ज्यादा वो उससे भोजन और छीन लेती है। ठीक है, समझ आ गया। तो परजीविता क्या हो गई, ऐसा ये पूरी प्रोसेस है ना, ये पूरी विधि जिसके अंतर्गत ये सब कुछ हुआ है। और जो ये पौधे होते हैं इस तरीके के, वो होते हैं परजीवी। ठीक है, तो पौधों को कहेंगे परजीवी और ये जो पूरी प्रक्रिया है उसको कहेंगे परजीविता। ठीक है, फिर दूसरी तरीके की जो विधि है वो क्या है, ये होते हैं दूसरे तरीके के पौधे जिनको कहते हैं कीटभक्षी पादप। ठीक है, तो कीटभक्षी पादप, तो ये जो घटपर्णी या पिक्चर प्लांट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा कुछ बना सकते हैं हम इसको ना, ये ऐसे करके फिर ये ऐसे रोटेट हो जाता है। ठीक है, अच्छा फिगर नहीं बनाया पर काम चला लो। देखो अब इसमें होता क्या है, ये कीट पतंगों को आकर्षित करता है। कई बार यहाँ पे बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर आकृतियां बनी होती है, मतलब यहाँ चमक आ रही होती है ना, चमकीली आभा बिखेर देते हैं, ये चमक आती है दूर से कीट पतंगों को, तो वो आकर्षित हो जाते हैं इनकी तरफ। कभी कभी होता है कि इन जो ये पादप हैं इनसे कुछ विशेष प्रकार की गंध आ रही होती है। ठीक है, तो या तो गंध होगी या प्रकाश होगा, तो इससे ये जो कीट होते हैं ये आकर्षित हो जाते हैं। अब आकर्षित हुए तो यहाँ पे कीट आ गया, कीट आएगा यहाँ पे, अब ये क्या करेंगे, इस जो इनका ये ढक्कन है इसको
बंद कर देंगे, है ना। तो इस तरीके से बंद हो जाएगा। अब ये कीट धीरे धीरे चला जाएगा नीचे, यहाँ पे इनमें जो इनके रस होंगे वो स्रावित होंगे और उससे ये इनको पचा लेंगे। तो ऐसा करके इन्होंने क्या किया, वो जो कीट थे, पतंगे थी, उनको भक्षित कर लिया, उनका भक्षण कर लिया, इसीलिए इनका नाम गया क्या, कीट भक्षी पादप। ठीक है, तो आप एक प्रकार से इनको मांसाहारी पादप भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये क्लियर है। ठीक है, कीट भक्षी पादप जो कीट पतंगों को खा लें, उनका भक्षण कर लें, वो कीट भक्षी पादप। उसका उदाहरण क्या हो गया, घटपर्णी या पिचर प्लांट, पिचर पादप। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद है, ये समझ आ गया इतना, है ना, कीट भक्षी पादप, परजीविता, ये सारा समझ आ गया। इसके बाद आता है तीसरा संबंध, जो कि होता है सहजीवी संबंध। ठीक है, क्या होता है, सहजीवी संबंध। इसके अंतर्गत क्या होता है, अभी हमने क्या देखा, इन दोनों प्रक्रियाओं में एक का फायदा हो रहा था, दूसरे का नुकसान हो रहा था। जैसे परजीविता में क्या हो रहा था कि जो भी परजीवी पौधे थे वो जो दूसरे पौधे थे उनका नुकसान कर रहे थे, है ना। तो एक को फायदा, दूसरे को नुकसान। यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा था, कीट भक्षी में वो कीटों को खा रहे थे, है ना। तो पौधों का तो फायदा हो रहा था, पर कीटों का नुकसान होता है। सहजीवी संबंध में क्या होता है कि यहाँ पे म्यूचुअल चलता है दोनों, है ना, तो दोनों का ही फायदा होगा। अब ये कैसे होगा दोनों का फायदा, यहाँ पे दोनों ही जो होते हैं, जो इस अनुबंध में रहते हैं, उनके अंतर्गत कुछ अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे किसी एक की खासियत हो सकती है कि वो आश्रय प्रदान कर सकता हो, ठीक है। दूसरे की खासियत हो सकती है कि वो प्रकाश संश्लेषण कर सकता हो। तो एक क्या करेगा, उसको आश्रय दे देगा और दूसरा वाला उसको भोजन प्रदान कर देगा। ठीक है, तो ये जो सहजीवी संबंध होता है वो एक जीव होता है लाइकेन। ठीक है, तो इस लाइकेन नामक जीव में ये सहजीवी संबंध होता है। इसके अंतर्गत दो इसमें जीव आते हैं, एक होता है कवक, ठीक है, और दूसरा होता है क्या, एक हो गया कवक, है शैवाल। तो इसके अंदर होगा कवक और शैवाल। अब इन दोनों में होता क्या, देखो कवक जो है ये आश्रय देता है, यानी एक तरीके से आप कह लो कि ये घर देता है रहने के लिए, ना। और ये जो शैवाल है ये करता है प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण से ये भोजन देता है। ठीक है, तो इसने किया प्रकाश संश्लेषण शैवाल ने, और इसने भोजन दे दिया। कवक ने क्या किया, आवास दे दिया इसको, है ना, घर दे दिया। ठीक है, आश्रय दे दिया। क्लियर है, तो समझ आ गया सहजीवी संबंध, जिसके अंतर्गत दो जीव एक दूसरे के साथ परस्पर सामंजस्य स्थापित करते हुए रहते हैं, है ना, और दोनों का अस्तित्व बना रहता है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होते हैं, दोनों का। देखो इसके बाद जो विषम पोषी पोषण में बच गया है वो है मृत जीविता। ठीक है, और इस तरीके के पोषण को जो यूज करते हैं, जो उपयोग करते हैं, उनको कहते हैं मृत जीवी। ठीक है, तो मृत जीवियों में मूलतः कवक होते हैं, फंजाई होते हैं। मृत जीविता का मतलब क्या होता है, ये वो प्रकार का पोषण है, उस प्रकार का पोषण है जिसके अंतर्गत जो पोषण है वो किसी मृत पादप से या जंतु से लिया जाता है। ठीक है, तो कोई भी मृत पादप या जंतु होगा उससे ये पोषण ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो पादपों में इनकी दो इस तरीके की आप देख सकते हो हैं, कवक और फंजाई। ठीक है, इनको कवक या फंगी दोनों को ही एक ही नाम है ना, एक का ही नाम है दोनों, कवक और फंजाई। तो कवक या जो फंगी होते हैं, फंगी कहते हैं इंग्लिश में, है ना, यहाँ फंजाई लिखते हैं हिंदी में, बट कहते हैं फंगी। तो ये जो कवक या फंगी होते हैं ये कहाँ उत्पन्न होते हैं, मशरूम देखा है। तो मशरूम को कैसे उगाया जाता है, मशरूम को ब्रेड पीसेस लिए जाते हैं और उन पे उगाया जाता है। कई बार अचार वगैरह घर में पुराना हो जाता है ना, तो उसमें भी फंगस लग जाते हैं, सफेद सफेद कलर की या ग्रीन कलर का जो उस पे आपको दिखाई देता है ना, कुछ लेयर आ जाती है ऊपर, एक परत चढ़ जाती है, उसको कहते हैं कवक। तो कवक ही है।
ठीक है। ऐसा ही अचार में भी होता है ना, ब्रेड में भी होता है, ठीक है। तो ये सारा जो है वो क्या है, कवक है, फंजाई है, क्लियर है। तो ये हो गया मृत पोषण। ऐसे मशरूम भी जो होता है देखा होगा कि बरसात वगैरह में पेड़ जो होते हैं ना, उनकी टहनियों पे या जड़ों के आसपास ये उग जाते हैं, ठीक है। और इनको जब हम औद्योगिक तौर पे उगाते हैं, जब खेतों में उगाते हैं ना, तो वहां पे हम इस तरीके से ब्रेड डालते हैं खाद में मिला के, और वहां से ये उगते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं मृत जीविता, है ना। ये पोषण विधि को कहते हैं मृत जीविता, और इनको कहते हैं मृत। देखो, तो हमारा लास्ट टॉपिक है कि मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है, ठीक है। देखो, अभी तक हमने क्या किया, हमने देखा कि जो पौधे हैं वो मृदा से यानी मिट्टी से अपना सारा पोषण लेते हैं, है ना। तो जो भी पोषक पदार्थ होंगे वो वहां मिट्टी से ले लेंगे। क्या क्या पोषक पदार्थ चाहिए होते हैं उनको, मूलतः चाहिए होता है प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन ये हवा से क्यों नहीं ले लेते, हवा में भी तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना, हवा में भी उपस्थिति है नाइट्रोजन की। तो जिस प्रकार से ये जो पौधे हैं ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसी तरीके से इन्हें क्या करना चाहिए, नाइट्रोजन भी ले लेनी चाहिए। पर पौधे ऐसा करने में सक्षम नहीं होते। पौधे सिर्फ उसी नाइट्रोजन का उपयोग कर सकते हैं जो नाइट्रोजन विलेय के रूप में उपस्थित हो। अगर कोई नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में है तो ये इसका उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। और भी इनको पदार्थ चाहिए होते हैं, जैसे पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। तो इस तरीके के भी इन्हें पोषक तत्व चाहिए होते हैं, जिनकी आपूर्ति इनके लिए सुनिश्चित करना आवश्यक। तो फिर अब सवाल ये होता है कि इनकी आपूर्ति इनके लिए करेगा कौन। तो देखो, एक तो ये तरीका है जो कि हम लोग अपनाते हैं, किसान अपनाते हैं, कि खेतों में वो बाहरी तौर पर उर्वरकों का छिड़काव। तो बाहर से जब उर्वरक डालेंगे तो हमें क्या होगा, हमें खेतों में देखना पड़ेगा पहले उर्वरक डालने से पहले कि किन उर्वरकों की आवश्यकता है। जैसे हो सकता है किसी फसल ने बहुत ज्यादा नाइट्रोजन का उपयोग किया हो, है ना, और हम उसमें नाइट्रोजन की जगह फास्फोरस डाले जा रहे हैं, तो हमें फसल अच्छी नहीं मिलेगी, है ना। और साथ ही साथ में क्या होगा कि हमारा जो पैसा है ना, वो भी बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा। तो इसका उपाय ये है कि अभी तो टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉइल टेस्टिंग कर सकते हैं, अपनी मृदा की जांच करवा सकते हैं, और उसके हिसाब से जिन भी चीजों की उसमें कमी है, सिर्फ उन उर्वरकों को हम उसमें डाल, ताकि हमें कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा परिणाम मिले, ठीक है। अब बात करते हैं वो जो एयर में नाइट्रोजन थी, है ना, जो हवा में नाइट्रोजन थी, उसका क्या किया जा सकता है। देखो, जो हवा में नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन कर सकते हैं कुछ जीवाणु, कुछ सूक्ष्म जीवी। ये क्या करते हैं, ये जीवाणु, ये सूक्ष्म जीवी, जैसे कि राइजोबियम, ठीक है, ऐसा ही एक जीवाणु है राइजोबियम। ये कहाँ पाया जाता है, ये जितनी भी दालें होती हैं, जो फली वाली हमारी फसलें हैं, दालें हैं, है ना, उनकी जड़ों में मिलता है। ये एक तरीके का दालों के साथ सहजीवी संबंध बनाता है, ठीक है। तो दालें जो हैं वो इसको पोषक तत्व, मतलब इसको भी इसका खाना देती हैं, और साथ में आवास देती हैं। और ये उनके लिए क्या करता है, ये उन्हें विलेय के रूप में नाइट्रोजन प्रदान करता है ना। तो दोनों का ही फायदा हो गया, एक तो इसको आश्रय मिल गया, ठीक है, साथ साथ में इसकी जो भोजन की आवश्यकता थी वो पूरी हो गई, क्योंकि ये अपना भोजन नहीं बना पाता, है ना, ये भोजन संश्लेषित नहीं कर पाता, ठीक है। तो दोनों का यहाँ काम हो गया। इसी तरीके से बहुत सी साइकिल्स चलती रहती हैं जो आपने पहले भी पढ़ी हैं और आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। ऑक्सीजन साइकिल पढ़ी होगी, है ना, नाइट्रोजन साइकिल है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की है, कार्बन साइकिल है, वाटर साइकिल तो पढ़ी ही होगी, ठीक है। तो ये सारी साइकिल्स हैं ना। तो देखो, इस चैप्टर में हमने क्या देखा, हमने देखा कि पादपों में किस प्रकार से पोषण होता है, क्या क्या विधियां होती हैं ना, और देखा कि अधिकतर जो पादप होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ठीक है, मतलब अपना भोजन स्वयं बना लेने वाले। कुछ एक पादप ऐसे होते हैं जो विषम पोषी होते हैं, जिनमें कौन से देखे हमने, उनमें थे कौन से, एक तो जिनको हम विषम पोषी में रख सकते हैं वो होते हैं परजीवी, है ना, या मृत जीवी, ठीक है।
तो परजीवी में भी फिर हमने देखे थे कि कीटभक्षी भी होते हैं, ठीक है। तो ये सारा है ना, फिर सहजीवी हमने संबंध देख लिया, तो ये सारी चीजें हमने देख ली, ठीक है। और जंतुओं में कैसा पोषण होगा, वहां पे वो विषम पोषी पोषण करते हैं, ठीक है। तो ये समझ आ गया है ना। तो इसी के साथ चैप्टर जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट चैप्टर, ठीक। तो पहला अध्याय खत्म हो गया। अब हम इसके बाद करेंगे अपने आगे के चैप्टर्स, है ना, ठीक है। उससे पहले आप क्या करोगे, इस चैप्टर को एक बार रीड कर लो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर लो, आप पूछ। साथ ही साथ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। वीडियो को लाइक करो एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लो, ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। टिल देन, ओके, टाटा, बाय बाय।